वेलकम टू आफ्टर आवर क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th रियल नंबर का पार्ट 3। ये एक्सरसाइज हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में हम सीखते हैं कि कोई नंबर दिया गया है तो वो इरेशनल है, इसको प्रूफ करना। जिसमें क्या क्या हमें मिल सकते हैं, तो देखिए हमें मिल सकता है, इसमें कुछ तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे √2 मिल सकता है, √3, √5, √7, √11। यानी कि अकेले एक नंबर दे दिया हमको रूट में और कह रहा है कि इसको प्रूफ करिए कि इरेशनल नंबर है। या हमें कह सकता है दो नंबर्स को ऐड कर दे या दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके कह दे कि प्रूफ करिए कि ये इरेशनल नंबर है। या हमें यही चीज़ दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में दे सकता है या डिवाइड के रूप में दे सकता है, और या फिर हमें जो है दो नंबर प्रोडक्ट में लिखे हों और प्लस में भी लिखे हों। तो इस तरह से हमें जो है इसमें नंबर दिए जा सकते हैं और हमसे कहा जा सकता है कि प्रूव करिए कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखिए यहाँ पे हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 टाइप का हो गया, ये 2nd टाइप का हो गया, ये 3rd टाइप हो गया, ये इसका 4th टाइप है और ये 5th टाइप है। यानी 5 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। जो हमारे 5 टाइप के क्वेश्चन जरूर हैं, बट ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल अलग टाइप से सॉल्व होगा और ये सारे क्वेश्चन एक तरह से सॉल्व होते हैं। तो हम इसमें जो है सबसे पहले पकड़ते हैं √2 को। देखिए कैसे हम प्रूव करते हैं कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। देखिए अगर हमें ये प्रूव करना है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि √2 हमारा रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ से लेट कर लेंगे, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए अगर √2 रेशनल नंबर है तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर आर ऑलवेज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमेशा p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q के हो जाएगा। अगर √2 इक्वल टू p/q के है तो यहाँ पे p और q क्या है, तो वह p एंड q आर p एंड q आर को प्राइम नंबर। यानी कि P और Q क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम यहाँ से करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा √2 इंटू Q इक्वल टू P के मिल जाएगा। हमने किया यहाँ पे बिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब यहाँ पे रूट आ गया है, इस रूट को हटाएंगे कैसे, हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। तो ये हो गया 2q² इक्वल टू p²। ये हमने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 2q² इक्वल टू p²। इसका ये मतलब हो गया 2 इज अ फैक्टर ऑफ p², यानी कि 2p² का एक फैक्टर है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ p²। अगर 2p² का फैक्टर है, इसका मतलब 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p। कहने का मतलब अगर जैसे 144 के जो फैक्टर होंगे वो दो बार आएंगे, तो 12 भाई 144 12 का स्क्वायर होता है, तो जो 12 के फैक्टर होंगे वो 144 के भी फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे अगर 2 जो है p² का फैक्टर है तो यहाँ से हमारा 2p का भी एक फैक्टर होगा ही होगा। यानी कि 2 क्या है, इसका एक फैक्टर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, 2p² का q² फैक्टर है, ये हमें पता था, लेकिन यहाँ पे 2p का कौन सा फैक्टर है, यानी इसके मल्टीपल में कौन नंबर रहेगा, ये नहीं पता है। तो हमने फिर से लेट कर लिया, लेट p इक्वल टू 2r लेट कर लिया। अब यही वैल्यू हम उठा करके यहाँ रख देंगे, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। तो पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, या आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें मिलेगा 2q² इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं 2q² इक्वल टू 4r² के हो जाएगा।
2 1 जा 2 2 जा हो गया, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर के आ गया। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। अगर 2 क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो यहाँ से हम कहेंगे 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ क्यू। 2 जो है क्यू का भी एक फैक्टर हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि 2 जो है वो p का भी फैक्टर है और 2 क्यू का भी फैक्टर है, यानी 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। p और q दोनों का ये क्या है, कॉमन फैक्टर है, बट इट इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने भी दिखाया था p और q क्या है, को प्राइम नंबर हैं, यानी इसमें एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा बट इट इज कंट्राडिक्शन एंड दिस हैज अराइजन due to our wrong assumption. So, root 2 is not a rational number. It is irrational number. देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि 2 जो है अगर q स्क्वायर का फैक्टर हो गया, इसका मतलब 2 जो है q का भी फैक्टर हो गया, यानी कि 2 जो है वो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। चूंकि जहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गया, जबकि p और q दोनों क्या हैं, आपके को प्राइम नंबर्स हैं, और जब ये कॉमन फैक्टर हो गया तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, यानी हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी कि √2 रेशनल नंबर नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमने देखा कि √2 को किस तरह से हम इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। ऐसे √3, √5, √7, √11 को हम कर सकते हैं। इसको आप करें और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे दूसरे तरह का क्वेश्चन जो हमें प्लस या माइनस के शेप में दिया जाएगा, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें जो दूसरे तरह का क्वेश्चन हमें दिया जाता है, जैसे हमें दिया गया है 2 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें इसको कैसे हम इसको इरेशनल दिखाएंगे, तो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 2 + √2 एक रेशनल नंबर है। तो देखिए हमने क्या किया, लेट कर लिया 2 + √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि 2 + √2 = p/q के हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, इरेशनल पार्ट है, जबकि ये दोनों रेशनल पार्ट हैं, तो इसको उठा के हम इधर कर देंगे, यानी √2 = p/q - 2 के हो जाएगा। अब यहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं, यानी कि ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे देखें हम लोग तो p, q एंड 2 आर integer, therefore p/q - 2 is a रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये हो गया कि ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, यानी कि √2 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। √2 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, बट इट इज कंट्राडिक्शन। लेकिन ये क्या है, कंट्राडिक्शन है, क्योंकि √2 तो इरेशनल नंबर है, बट इट इज कंट्राडिक्शन सिंस √2 इज अ रेशनल नंबर एंड दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption. So 2 + √2 is not a rational number, it is an irrational number. ये हो गया, यानी कि अब
आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें ये फिक्स चीज़ें हैं, ये आपको लिखने ही पड़ेंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, अब अभी तक हमने देखा केवल एक नंबर, जैसे हमसे कहा रहा था कि √2 इज रेशनल नंबर दिखाने के लिए, फिर कह सकता है कि दो नंबर को या तो ऐड कर दें, जैसे 2 + √2 कर दें, 2 - √2 कर दें, या अब कह सकते हैं कि दो नंबर को मल्टीप्लाई में कर दें और एक ऐड कर दें, जैसे 2 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर हमें ये प्रूव करना है तो देखिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लेट कर लिया 2 + 3√2 इज अ रेशनल नंबर। अगर हम ये रेशनल नंबर लेट कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 + 3√2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा p/q के हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो यहाँ तो देखिए ये रेशनल है, ये रेशनल है, इसको उठाकर हमने इधर कर दिया, तो हम इसको ले सकते हैं 3√2 इक्वल टू p/q - 2 के कह सकते हैं। अब यहाँ से 3 कहाँ जाएगा, इसके होल डिवाइड में चला जाएगा, तो √2 इक्वल टू p/3q और -2/3 के आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे p/q 2 और 3 ये सब के सब क्या हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं p/q 2 एंड 3 ये सब के सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं। देयरफॉर जो हमारा 2 यहाँ से हमारा जो बन रहा है p/3q और -2/3 ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, बट अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो इसका मतलब ये √2 भी क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल दिए गए हैं। लेकिन ये क्या हो गया, आपका एक कंट्राडिक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि √2 कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता है, इरेशनल नंबर होता है ये हमेशा। तो √2 हमारा यहाँ पे रेशनल आ रहा है, यानी ये कंट्राडिक्ट हो गया है। और चूंकि √2 हमारा यहाँ पे रेशनल नंबर आया है, ये कंट्राडिक्ट हो गया, यानी कि हमारा एजप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यानी कि 2 + 3√2 एक रेशनल नंबर नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है। तो ये हो गया हमारा 2 + आपका 3√2 एक जो है इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, शो करने के लिए कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो अगर इसको हमें दिखाना है तो फिर वही काम करेंगे, लेट करेंगे 1/√2 इक्वल टू इज अ रेशनल नंबर। अगर इसको हम रेशनल नंबर लेट कर लेते हैं तो इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी 1/√2 इक्वल टू p/q के हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, √2p के हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, यानी जैसे हम पहला क्वेश्चन किए थे टोटल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो q² इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2p² के आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से 2 इज अ फैक्टर ऑफ q², 2 इज अ फैक्टर ऑफ q² हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q के हो जाएगा। तो 2 जो है q का एक फैक्टर हो गया। तो हमने फिर से क्या लेट कर लिया, हमने लेट कर लिया q इक्वल टू 2r के लेट कर लिया। अब यही वैल्यू हम उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ जो पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा q² के 2p² इक्वल टू, यानी कि 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2p² के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4r² इक्वल टू 2p² आ गया, 2 2 जा आ गया, तो p² इक्वल टू हम कह सकते हैं 2r² के हो गया। यानी 2 इज अ फैक्टर ऑफ p², यानी 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p के हो जाएगा। यानी कि अगर 2 जो है p का भी फैक्टर हो गया, q का भी फैक्टर हो गया, यानी 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, बट इट इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि p और q यहाँ पे क्या होने चाहिए, को प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए थे, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए थे, यानी इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। सो हमारा एजप्शन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, यानी 1/√2 आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज में प्रूव करते हैं कि कोई नंबर कैसे जो है इरेशनल होता है। अब हम देखेंगे 1.4 में हमें क्या दिया गया है। देखिए जो 1.4 है इसमें हमें सिखाया गया है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। यानी अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को जब डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं और या जो है नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर जो है नॉन
टर्मिनेटिंग होते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? देखिए, अगर जो है डिवाइड करते हैं और वो ख़त्म हो जाता है, डिवाइड करने पर ख़त्म हो जाता है तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, और अगर ख़त्म नहीं होता है तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी चीज़, बिना डिवाइड किए हुए, बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए भी हम पता कर सकते हैं कि वो दिया हुआ रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन होगा डेसिमल में या नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन होगा। तो इसके लिए करते क्या हैं, जो भी नंबर हमें दिया गया है उसके डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ 400 दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 400 का यानी डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें यहाँ से देखते हैं कि अगर जो डिनोमिनेटर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में मिलता है तो इसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य डिजिट मिलता है तो हम कहेंगे कि वो जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं जब 400 का हमने फैक्टराइजेशन किया है तो हमें क्या मिला है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2 मिल रहा है, यानी ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कराए कि इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, then it represents terminating decimal। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, करा कि इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n, देन इट रिप्रेजेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है, केवल 2 और 5 आता है या केवल 2 आता है, केवल 5 आता है, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में हमें ढेर सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और इसको जो है बिना एक्चुअल डिवीजन किए हमें पता करना है। तो देखिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में जैसे फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया है 13/3125 दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमको मिलता है, यह फाइंड हो जाता है। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। कहने का मतलब यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 0 और 5 की पावर लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाना है आपको। तो यहाँ से देखिए हम देख रहे हैं, अगर सेकंड क्वेश्चन के लिए इसको करेंगे हम लोग, तो यहाँ से 13/3125 इसके डिनोमिनेटर का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो हमें 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ये मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 5 लिखा है, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें क्या कर दें, 2 से जो है 5 टाइम्स न्यूमरेटर में और 2 से ही 5 टाइम्स डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, 13 × 2 टू द पावर 5 करेंगे तो यह आ जाएगा 32 और इट्स डिवाइडेड बाई, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि हमको मिल जाएगा यहाँ से 1 लाख मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 13 3 जा 39 और 3 39 और 3 42 अपॉन 1 लाख। इसको डिवाइड कर देते हैं
तो हमें मिलेगा 0.00426, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो गया। इस तरह से हम जो है इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल को चेंज करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। इसी तरह से इसके सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप पहले देखेंगे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और अगर वो 2 और 5 केवल 2 और 5 आता है तब तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में जैसे पहले से लिखा है 2 की पावर 3 5 की पावर 2 × 7 लिख दिया है, तो ये सीधा सीधा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 आ जा रहा है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमको यहाँ पे पता करना है कि इनमें से कौन कौन से रेशनल नंबर हैं और कौन कौन से इरेशनल नंबर हैं, और जो रेशनल नंबर हैं उसमें हमें ये बताना है कि क्यू किस फॉर्म में है, किस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखिए जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है जो नंबर है 43.12345678 ये क्या है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है। बट यहाँ पे देखिए 120 यानी 120 लिखा है, फिर 1200, फिर 12,000 डैट डैट डैट, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बार बार अलग अलग तरह के नंबर आ रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो गया। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर हो गया। तो ये पहला हमारा रेशनल हो गया, दूसरा इरेशनल हो गया। तीसरा देखिए 43.12345678 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब यही नंबर बार बार आ रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन क्या है, रिपीटिंग है या रिकरिंग है। चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, इसलिए जो है ये आपका एक रेशनल नंबर हो गया। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका रेशनल नंबर है, अब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। अगर हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो हम जानते हैं कि जो भी नंबर डेसिमल में लिखे होते हैं, इनको अपॉन में लिखने के लिए यानी कि डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, तो इसके बाद 0 0 0 जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं हम उतने ही 0 बढ़ा देते हैं। तो ये इसका जो q हो गया, आपका q जो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हो गया, ये आप कह सकते हैं 1 के आगे 0 0 0 हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, यानी इरेशनल नंबर है, इसलिए हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके अपॉन में हम लिखेंगे जितने डिजिट दिए गए हैं आपको, जितने डिजिट्स आपको दिए गए डेसिमल के बाद, उतने ही आप जो है 9 लिख देंगे। तो इस तरह से इसको हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आपने क्लास 6 में पिछली क्लास में 9th में पढ़ा था, अगर 6 के ऊपर बार लिखा हुआ है तो इसको हम लिखते हैं 6/9 लिखते हैं। अगर 47 लिखा हुआ है और दोनों पर बार लिखा है तो 47/99 लिखते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है, जितने नंबर लिखे गए हैं डेसिमल के बाद, जितने डिजिट हैं आपने उतने 9 लगा दिए हैं। तो इस तरह से हम इनको चेंज करते हैं और पता करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।